चलिए फिर रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमने बोल्टेड कनेक्शन स्टार्ट कर दिया था। रिवेटेड कनेक्शंस हमने कंप्लीट करके बोल्टेड कनेक्शंस हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो आपका रिवेट जो है बेसिकली किसका था? डब्ल्यूएसएम का, जिसमें आपका सब कुछ रिजिड था, मेंटेनेंस आप नहीं कर सकते। ठीक है। बट बोल्ट में आपका एलएसएम का है, बोल्ट आपका एलएसएम का है और रिजिड नहीं है। ठीक है। और बोल्ट के हमने थ्री टाइप्स पढ़े थे: अनफिनिश्ड, फिनिश्ड एंड एच एस एफ जी बोल्ट। ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें बेयरिंग नहीं, फ्रिक्शन से आपका फोर्स ट्रांसफर होता है। इन दोनों में आपका बेयरिंग या शेयरिंग जो भी आप मान लो, उससे फोर्स ट्रांसफर होता था। और इसमें भी, रिवेट में भी, बियरिंग और शेयरिंग से ही फोर्स ट्रांसफर होता था। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बोल्ट्स में एजम्पशंस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है। चलिए। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मेकिंग जॉइंट इज नॉइसलेस। ऑब्वियसली बात है, आप हैमर नहीं कर रहे हो उसको, बार बार मार नहीं रहे हो, तो नॉइसलेस तो है ही। डू नॉट नीड स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर जरूरत नहीं है हैमर वगैरह करने में। आपको थोड़ा स्किल्ड लेबर चाहिए ही। ठीक है। लेबर लेस चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स कम लग रहा है, एफर्ट कम लग रहा है, तो लेबर भी कम लगेगा। ठीक है। कनेक्शंस कैन बी मेड क्विकली। क्विकली हो सकता है, हैमरिंग नहीं करनी, बस लेके जाना है और स्क्रू ड्राइवर से आपको इंस्टॉल कर देना है। स्ट्रक्चर कैन बी पुट टू यूज इमीडिएटली। अगर जल्दी हो रहा है तो इमीडिएटली स्ट्रक्चर यूज भी हो सकता है। अकोमोडेट्स माइनर डिस्क्रिपेंसी इन डायमेंशंस। देखो रिवेट का क्या था कि रिवेट को हमें बिल्कुल वो पूरा का पूरा जो होल है, पूरा का पूरा जो होल है उसमें पूरा का पूरा रिवेट आपको ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए। टाइम लगेगा। तो डिस्क्रिपेंसी के लिए इतने ज्यादा रूम नहीं है, इतना ज्यादा रूम नहीं है गलती करने का। बट यहाँ पर थोड़ी बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो बोल्ट्स में। Alterations, if any, can be done easily. Maintenance alterations हो सकती है। वर्किंग एरिया रिक्वायर्ड इन द फील्ड इज लेस। आपको बस एक स्क्रू ड्राइवर और बोल्ट चाहिए, तो वर्किंग एरिया भी आपको कम चाहिए। ठीक है। चलिए। डिसएडवांटेजेस क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ रिड्यूस कंसिडरेबली ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशंस एंड रिडक्शन ऑफ एरिया एट द रूट ऑफ द थ्रेड्स। अब देखो, आपका रिवेट था ऐसा, ठीक है, पूरा का पूरा प्लेन, पर आपका बोल्ट कैसा है? बोल्ट ऐसा है। ठीक है। और यहाँ पर थ्रेड्स होते हैं इसमें। ठीक है। इस एरिया जो क्लीन एरिया होता है इसको बोलते हैं हम शैंक। ठीक है। और जो थ्रेड एरिया होता है उस इसको हम बोलते हैं थ्रेड्स। ठीक है। तो थ्रेड्स एरिया वैसे तो बेसिकली आपका बॉन्ड बनाने के लिए है, बट इसमें एरिया आपका कम हो जाता है। एरिया आपका कम हो जाता है, इसके वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है। और फेलियर जनरली आपका थ्रेड के एरिया में ही होता है। हम जो डिजाइनिंग करेंगे उसमें अगर एक ही शेयर प्लेन है तो हम यही मानेंगे कि वो थ्रेड के थ्रू जा रहा है। पर अगर दो शेयर प्लेन है, ठीक है, तो हम मानेंगे कि वो शैंक के थ्रू भी जा रहा है। तो हम सबसे पहले किसका फेलियर मानते हैं? सबसे पहले हम थ्रेड का फेलियर मानते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेस आपका बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एरिया आपका बहुत कम है। ठीक है। चलिए। रिजिडिटी ऑफ जॉइंट्स इज रिड्यूस टू लूज फिट रिजल्टिंग इनटू एक्सेस डिफ्लेक्शंस। ऑब्वियसली बात है, रिजिड नहीं है, लूज है, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ड्यू टू वाइब्रेशंस नट्स आर लाइकली टू लूजन। वाइब्रेशन होगा, बोल्ट लूज हो जाते हैं। ठीक है। रिजिड नहीं है तो वाइब्रेशन होगा तो लूज तो होगा ही। अब एजम्पशंस क्या क्या है? फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज नेग्लिजिबल। ये आपका बियरिंग बोल्ट के लिए है। ठीक है। एच एस एफ जी बोल्ट नहीं है, एच एस एफ जी बोल्ट की डिजाइनिंग नहीं करते हैं आप, उसमें भी नहीं करेंगे आप, बीटेक में भी इतना नहीं करेंगे। ठीक है। आपका जो यहाँ पर बोल्ट्स में है, जो हम बेयरिंग टाइप बोल्ट डिजाइन करते हैं, इसमें फ्रिक्शन हम नहीं मानते हैं। ठीक है। फ्रिक्शन हम नहीं मानते हैं। सारा का सारा लोड ट्रांसफर हो रहा है वो बेयरिंग से हो रहा है, और कुछ पार्ट आपका शेयरिंग से हो रहा है। ठीक है। द शेयर इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोल्ट। आपको याद है आरसीसी में पढ़ा था हमने, आरसीसी में नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, ठीक है, टाउ वी। ठीक है। उसमें क्या पढ़ा था? वैसे तो नॉमिनल शेयर कैसा होता था? ऐसा होता था शेयर स्ट्रेस का डायग्राम, या फिर ऐसा होता था। ठीक है। बट हम मानते थे उसको यूनिफॉर्म। तो उसी तरह यहाँ पर भी शेयर स्ट्रेस यूनिफॉर्म वैसे है नहीं पूरे बोर्ड के क्रॉस सेक्शन पे, पर हम यूनिफॉर्म उसको मानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ऑन द प्लेट्स बिटवीन द बोल्ट होल्स इज यूनिफॉर्म। मतलब जैसे ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, और ये आपका प्लेट है। ठीक है। तो वैसे जो स्ट्रेस आपका कहाँ पे ज्यादा होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा प्लेट में, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है बोल्ट होल की वजह से। तो कुछ ऐसा आपका स्ट्रेस डायग्राम होता है।
ठीक है, स्ट्रेस यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम और यहाँ पे ज्यादा, बट हम मानते हैं उसको यूनिफॉर्म, कि हमारा ऐसा स्ट्रेस डायग्राम है। ठीक है, हम उसको यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम मानते हैं। मतलब स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा है यहाँ, बेसिकली यहाँ पे एरिया कम हो रहा है तो स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस बढ़ रहा है स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से, वो हम नहीं मानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ऑन द प्लेट्स बिटवीन द बोल्ट्स इज यूनिफॉर्म, मैंने बोल दिया। बोल्ट्स इन अ ग्रुप सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड्स शेयर द लोड इक्वली, यहाँ पे डायरेक्ट लोड्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर बेंडिंग मोमेंट आ गया तब लोड्स शेयर इक्वली नहीं होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लोड्स जो होता है बेसिकली शियर, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सियल शियर फोर्स लग रहा है आपका, और सोच लो यहाँ पर आपके 4 बोल्ट्स है। ठीक है, तो हर बोल्ट पे P/4 का फोर्स आएगा, बट ये किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लोड के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लोड के लिए। अगर बेंडिंग मोमेंट भी आने लग गया तब आपका ये एजम्पशन काम नहीं करता है, तब हम अलग अलग बोल्ट के लिए अलग अलग फोर्सेस निकालते हैं। बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द बोल्ट इज नेग्लेक्टेड, बेंडिंग हम मानते ही नहीं है बोल्ट्स में। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि बेंडिंग कब होगी? बेंडिंग तब होगी जब लेंथ बहुत ज्यादा होगा, पर मैंने पहले ही कहा था बोल्ट की लेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है कि उसमें बेंडिंग भी हो जाए। ठीक है, तो बोल्ट बेसिकली आपका शियर और बियरिंग में ही फेल करता है। ठीक है, जिस तरीके से आपका रिवेट फेल करता था। अब एजम्पशन 1 इज नॉट करेक्ट। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि एजम्पशन कितने करेक्ट है और हम फिर भी क्यों मान रहे हैं इनको। एजम्पशन 1 मतलब फ्रिक्शन is not correct because friction exists between the plates as they are held tightly by the bolts. Obvious सी बात है, फ्रिक्शन तो होगा ही, कांटेक्ट है। बट दिस assumption results into a safer design। अगर हम फ्रिक्शन नहीं मान रहे हैं, देखो फ्रिक्शन की वजह से भी कुछ फोर्स ट्रांसफर होगा और बेयरिंग से भी कुछ फोर्स ट्रांसफर होगा। तो अगर फोर्स हमारा P है, तो क्या पता 90% जो है वो आपका बेयरिंग से ट्रांसफर हो रहा है और 10% जो है वो हो रहा है फ्रिक्शन से ट्रांसफर। पर हम ये वाला मानते नहीं है, और हम मानते हैं कि बेयरिंग से ही 100% फोर्स ट्रांसफर हो रहा है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? ज्यादा फोर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो अगर ज्यादा फोर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं फ्रॉम एक्चुअल, तो आपका डिजाइन सेफ होगा। एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्लेट इज नॉट यूनिफॉर्म इन वर्किंग कंडीशंस। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेसेस आर वेरी हाई नियर द बोल्ट होल्स, एरिया लेस, स्ट्रेस मोर। बट द इंक्रीज इन लोड, द फाइबर्स नियर द होल स्टार्ट्स yielding and hence stresses at other parts start increasing। मतलब जैसे जैसे आपका लोड इंक्रीज होता है होल के पास, वैसे वैसे होल के पास का जो एरिया है वो यील्ड करना शुरू करता है। अगर यील्ड करना शुरू किया वो, तो यील्ड करने के बाद और लोड वो लेगा नहीं। तो अगर और लोड लेगा नहीं तो वो अपने बगल के फाइबर्स पे लोड ट्रांसफर करेगा, जहां पर उसमें अभी तक इतना लोड था, अब वो लोड बढ़ जाएगा आगे जाके। ठीक है, तो बेसिकली फेलियर के आसपास आपका पूरा प्लेट जो है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेस के अंडर होता है। ठीक है, तो फेलियर के आसपास हमारा पूरा प्लेट के एरिया में आपका स्ट्रेस यूनिफॉर्म होता है, तो इसलिए ये एजम्पशन इतना रॉन्ग नहीं है। ठीक है, एट फेलियर stress distribution is uniform and the ultimate load carrying capacity is given by the net area times the yield stress। ये बेसिकली आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि मतलब एक सेक्शन पहले होल के पास जहाँ पे एरिया कम है और स्ट्रेस ज्यादा है, पहले वो फेल करेगा। जब वो फेल कर गया या यील्ड कर गया, उसके बाद वो अपने बगल के फाइबर्स पे स्ट्रेस को ट्रांसफर करेगा, जहाँ पे होल्स नहीं है, जहाँ पे एरिया ज्यादा है। तो वो भी सब्सिक्वेंटली वहां पर भी स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो होल्स के पास एक्चुअली ऐसा स्ट्रेस डायग्राम था पहले, वो धीरे धीरे ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां पर आपका सारे ही फाइबर्स में सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है। ठीक है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ऑन द प्लेट्स बिटवीन द होल इज यूनिफॉर्म। ये फेलियर के पास, जब फेलियर या फिर यील्ड के पास पहुंचने लग जाता है आपका सेक्शन, वहां पर जाकर ये सेटिस्फाई होने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना था। चलिए, द फोर्थ एजम्पशन इज क्वेश्चनेबल। देखो, बोल्ट्स इन अ ग्रुप subjected to direct load share the load equally। अभी क्वेश्चनेबल क्यों है? The bolts far away from center of gravity of bolt groups are subjected to more loads। In the ultimate stage all rivets have to fail। Till then redistribution of load among the bolts will be taking place। Hence the assumption is not completely wrong। ठीक है, तो मतलब क्या है? देखो, आपका समझ लो कि यहाँ पर एक लोड लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोल्ट्स है। ठीक है, यहाँ पर भी बोल्ट्स है। ठीक है, तो ये वाले बोल्ट्स जो है, जो ये वाले बोल्ट्स है, वो ज्यादा लोड पहले लेंगे। यहाँ पर आपका लोड ज्यादा होगा, यहाँ पे आपका लोड कम होगा। ठीक है, बट जब ये यील्ड कर जाएगा तो ये भी अपना जो एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है उसको ट्रांसफर करेगा इस वाले बोल्ट पे। ये यील्ड कर जाएगा, फिर ये भी ट्रांसफर करेगा, जिस तरीके से प्लेट में ट्रांसफर हो रहा था।
वैसे ही बोल्ट्स में भी जो बोल्ट पहले फेल कर जाएंगे वो बगल के बोल्ट पे अपना एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस है जो ले नहीं पा रहे हैं उसको ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर भी जब फेल हो जाएगा तो फेलियर के आसपास हम ये देख पाएंगे कि सारे बोर्ड्स पे सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लोड्स इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन ऑल द बोर्ड्स, जिसको हम मानते हैं। ठीक है, बट ये कब तक जस्टिफाइबल है वो हमें आईएस कोड बताता है। आईएस 800 आईएस 800-7 permits this assumptions for short joint distance between the first and last bolt in the direction of load being less than 5d। ठीक है, बेसिकली क्या समझ लो कि ये बोल्ट्स है आपके, ठीक है, और यहां पर आपका ऐसे लोड लग रहा है, ये आपका फर्स्ट बोल्ट है, ये आपका लास्ट बोल्ट है। तो जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट बोल्ट वो 5d से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए? तभी ये एजम्पशन जो है हमारा जस्टिफाइड होगा। ये हमें IS 800-7 कहता है। ठीक है, फॉर लॉन्ग कनेक्शंस अ रिडक्शन फैक्टर हैज बीन रिकमेंडेड फॉर फाइंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। पर आपको ध्यान रखना है, ये हम इतना यूज नहीं करेंगे, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जॉइंट्स जब बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं तो हम रिडक्शन फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखिए, अभी जैसे मैंने आपको रिवेट में दिखाया था कि किस तरीके से फेल करते हैं, किस तरीके के कनेक्शन होते हैं, उस तरीके से बोल्ट में भी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका सिर्फ एक ही जगह फेल करेगा, वो है यहाँ, यहाँ फेल करेगा। ठीक है, यहाँ पे फेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक शेयर प्लेन है, n = 1। ठीक है, अब ये कौन सा जॉइंट है? ये आपका लैप जॉइंट है। ठीक है, और ये क्या है? डबल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर पहले यहाँ फेल करेगा, फिर यहाँ फेल करेगा। ठीक है, यहाँ पर फेल किया और यहाँ पर भी फेल किया, तो शेयर प्लेन्स कितने हो गए? 2 शेयर प्लेन्स हो गए। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, रिवेट में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पर थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये पूरा रिवेट, ये पूरा बोल्ट दिख रहा है आपको, ये जो क्लीन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम शैंक। शैंक जहाँ पे कोई भी थ्रेड्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी थ्रेड्स नहीं है, और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये आपका थ्रेडेड पोर्शन। ठीक है, थ्रेडेड पोर्शन। ठीक है, जहां पर बेसिकली आपको दिख रहे हैं कोरुगेशंस हैं, थ्रेड्स हैं, जिसके एरिया आपका कम होता है। तो इसलिए हम पहले क्या मानते हैं कि पहले हमारा अगर एक ही शेयर प्लेन बन रहा है तो हम यही मानते हैं कि वो शेयर प्लेन आपका थ्रेड्स के आसपास से ही गुजर रहा होगा और वही फेल कर रहा होगा। बट जब आपका 2 शेयर प्लेन आते हैं तो एक शेयर प्लेन आपका शैंक के थ्रू पास करता है, जो कि बेसिकली आपका क्लीन एरिया है रिवेट के तरह, और दूसरा पोर्शन आपको पास करता है थ्रेड्स के थ्रू। ठीक है, अब दोनों के एरियाज अलग अलग होते हैं। जो आपका शैंक का एरिया है वो तो वैसे ही आएगा जैसे आप रिवेट स्केलर निकालते थे, ऐसे π/4 × d²। यहाँ पे d² है, d डैश नहीं है। आपका रिवेट में d डैश था, रिवेट में आपका d डैश था, पर वो d डैश नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे हम हैमर करते थे रिवेट को और वो पूरा का पूरा होल ऑक्यूपाई करता था, तो वहां पे हम d डैश मानते थे उसका डायमीटर। बट यहाँ पे बोल्ट है, बोल्ट का जो डायमीटर होता है वो 1 to 2 mm कम होता है इन विद रिस्पेक्ट टू आपका होल। तो यहाँ पे हम हमेशा डी लेते हैं, नॉमिनल डायमीटर। ठीक है, तो शैंक का एरिया तो ये हो गया, समझ लो ये A1 है। ठीक है, हम आगे जाके देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, इसको ASB बोलते हैं। ठीक है, और आपका जो थ्रेड का एरिया है उस पर फॉर्मूला ये लगेगा, बट थ्रेड में आपका एरिया कम हो जाता है। वो कितना कम हो जाता है? वो उसका डेरिवेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो डेरिवेशन, आपको बस ये समझना है कि 0.78 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, 0.78 टाइम्स, और इसको बोलते हैं ANB। ठीक है, ASB और ANB, ये आपके दो फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखते हैं बोल्ट में। तो आपकी दो डिफरेंसेस आ गए, एक तो हम नॉमिनल डायमीटर लेते हैं, यहाँ पे नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट लेते हैं। ठीक है, हम बोल्ट होल नहीं लेते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक तो शैंक का और एक आपका थ्रेड्स का। तो शैंक का एरिया तो वैसे निकलता है, सर्कल का एरिया निकलता है π/4d², और ये एरिया कैसे निकलता है आपको पता ही है, ये जैसे आपको बोल्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट है बोल्ट का, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे ये ऐसे भागा, ये ऐसे भागा, तो यहाँ पे शेयर हुआ, तो इस एरिया में शेयर हो रहा है, इसका डायमीटर d है, तो इसका एरिया कितना हो गया? π/4 × d²। इसको आप परमिसिबल शेयर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगा। अब परमिसिबल शेयर स्ट्रेस जैसे रिवेट में आपको पता था 100 होता है, 150 होता है, 80 होता है, वैसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पर हम यील्ड स्ट्रेंथ का यूज करते हैं, या फिर
अल्टीमेट स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। तो कहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ का यूज करते हैं, कहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ का यूज करते हैं, मैं बता दूंगा आपको। यील्ड स्ट्रेंथ पता ही है आपको 240 से 250 होता है, एंड अल्टीमेट स्ट्रेस 400 टू 410, और दोनों का ही यूनिट है एमपीए। ठीक है, तो ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया शेयर प्लेन्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहां पर तो बस शेयर हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा सेक्शन देखो, बोल्ट इन डायरेक्ट टेंशन। ठीक है, बेसिकली यहां से भी लोड लग रहा है, यहां से भी लोड लग रहा है, तो बोल्ट बेसिकली खींच रहा है, ये बोल्ट यहाँ खींच रहा है, ये बोल्ट यहाँ खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल्ट टेंशन में है। और ये क्या है, ये आपका देखो यहाँ पर एक आपका बेसिक, ये भी एक गसेट प्लेट है। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ गसेट प्लेट है, और ये कॉलम पे लगा हुआ है। ठीक है, कॉलम की किस पे लगा हुआ है, ये कॉलम के फ्लैंज पे लगा हुआ है। आपको जो डॉटेड लाइन दिख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन बेसिकली वेब है कॉलम का। वेब हमें दिख नहीं रहा है तो हम उसे डॉटेड लाइन से बनाते हैं। अपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा कि जो हमें पार्ट नहीं दिखता है उसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो ये वेब है, और ये कॉलम के फ्लैंज पे आपका गजेट प्लेट लगा हुआ है, और उसमें आपके ये बोल्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका लोड लग रहा है, ये आपका लोड लग रहा है, तो बेसिकली एक मोमेंट जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बोल्ट्स है वो मोमेंट भी देख रहे हैं। शेयर तो लेंगे ही लेंगे, इस लोड की वजह से शेयर लोड तो आएगा ही, बट जो मोमेंट बन रहा है इसके वजह से बेंडिंग मोमेंट की वजह से भी एक फ्लेक्सुरल फोर्स आएगा बोल्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स था जो आपका बेसिकली बोल्ट कनेक्शन में लगता है। उसके बाद बोल्ट सब्जेक्टेड टू शियर एंड टेंशन। देखो यहाँ पर आपका ऐसे लोड लग गया। ठीक है, तो इसके वजह से शेयर तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर एक आपका रिएक्शन होगा पी, उसके वजह से शेयर होगा, और जो ये बेंड हो रहा है इसके वजह से आपके बोल्ट में बेंडिंग भी होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका वो था। इसको अगर आप इस साइड से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये देखने में। ठीक है, तो ये आपके वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस थे जो आपके कनेक्शन पे काम करते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो पार्ट है। ठीक है, आपके ये वाले पार्ट्स नहीं है सिलेबस में। आप अगर बीटेक करेंगे तो बीटेक में ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, आपके डिप्लोमा में ये वाला पार्ट ही है हमारे पास, शेयर वाला पार्ट, जो बेसिकली रिवेट जैसा ही है। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। अब प्रिंसिपल्स, कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोल्ट शुड कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कनेक्टेड मेंबर्स। अब देखो, हम बेंडिंग मोमेंट तो मानते नहीं है। अगर बेंडिंग मोमेंट हम मान नहीं रहे हैं बोल्ट में, इसका मतलब क्या है, कोई इसेंट्रिसिटी है नहीं लोड की। इसेंट्रिसिटी किसके रिस्पेक्ट में होती है, आपके बेसिकली जो मेंबर है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में आपका इसेंट्रिसिटी होती है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल्ट का क्या होगा, ये बोल्ट है। ठीक है, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सोच लो कहीं यहां से पास कर रहा है। ठीक है, तो आपका लोड जो है वो यहीं पे लगना चाहिए। ठीक है, उसका कोई इसेंट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कनेक्शन। ठीक है, तो ये हम मानते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम सिर्फ शेयर लोड लेते हैं बोल्ट में, और कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद द लेंथ ऑफ कनेक्शन शुड बी केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। मैंने कहा था एजम्पशंस हमारे है ही इस चीज पे कि हमारा जो लेंथ ऑफ कनेक्शन है वो बहुत लंबा नहीं है। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ कनेक्शन बहुत लंबा नहीं है तभी हम वो एजम्पशंस मान सकते हैं जो अभी तक हम मानते हुए आए हैं। ठीक है, अब डिजाइन स्ट्रेंथ आपको पता है, डिजाइन स्ट्रेंथ क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब पहले प्लेट्स का देख लेते हैं। प्लेट्स का आपको पता है कि एक शेयर होता है, एक क्रशिंग होता है। ठीक है, एक रप्चर होता है नेट सेक्शन का। ठीक है, रप्चर मान लो या फिर उसको टेयरिंग मान लो। ठीक है, और रिवेट्स में मैंने बताया था आपका क्रशिंग ऑफ प्लेट्स, बेयरिंग और शेयरिंग ऑफ प्लेट्स, ये बेसिकली एंड या एज डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन करने से आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं। पर जो टेयरिंग होता है, टेयरिंग के लिए हम डिजाइन करते हैं। आपको याद होगा, कल ही पढ़ा है हमने। तो टेयरिंग के लिए हम डिजाइन करते हैं, और बेयरिंग, शेयरिंग, क्रशिंग ऑफ प्लेट, ये सब हम लोग प्रॉपर एंड डिस्टेंस या प्रॉपर एज डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग उसको सेफगार्ड कर लेते हैं। ठीक है, द बर्स्टिंग और शेयरिंग एंड क्रशिंग फेलियर्स आर अवॉइडेड इफ द मिनिमम एज और एंड डिस्टेंसेस एज पर IS 800 2007। क्या था ये मिनिमम एज डिस्टेंस, यहाँ पर भी वही सेम चीज है, 1.5 डी नॉट। ठीक है, डी नॉट क्या है, होल डायमीटर। ठीक है, जैसे रिवेट्स में आपका था मिनिमम एज डिस्टेंस 1.5 डी नॉट, और मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम क्या था 12T इंटू ई, और ई क्या था हमारा 250 अपॉन FY का अंडर रूट। और ये मैक्सिमम क्या था, ये मैक्सिमम एज डिस्टेंस था। ठीक है, नहीं एंड डिस्टेंस मैंने बताया था वो फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एंड डिस्टेंस आपका 12TE था, मिनिमम एज डिस्टेंस आपका 1.5 डी नॉट था। तो ये सब आपके जो IS कोड के एडवाइसेस है, इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा क्रशिंग फेलियर और शेयरिंग फेलियर तो सेफगार्ड हो जाता है।
but the rupture of the plates depend upon the net area and proper pitch and gauge distances have to be given in order to safeguard against net section failure of the plate. ठीक है, तो प्रॉपर गेज और प्रॉपर पिच अगर हम दें तो हमारा नेट सेक्शन फेलियर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली तीन टाइप ऑफ फेलियर्स थे, और कौन सा फेलियर हमारे हाथ में है और कौन से फेलियर के लिए हमें डिजाइन करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद if the minimum distances are ensured in a joint, the design tensile strength of plate in the joint is the strength of the thinnest member against rupture. That is the strength of the net area after deducting the bolts area suitably. Basically आपके अगर दो मेंबर्स जुड़ रहे हैं एक बार में आके, तो जो भी थिनेस्ट सेक्शन है उसमें से उस थिनेस्ट सेक्शन का जो नेट एरिया है उसका जो स्ट्रेंथ होगा वही हमारा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होगा। ठीक है, तो ये डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं? हम लोग रिवेट में क्या करते थे? B माइनस एन डी डैश इंटू सिग्मा ए टी, है कि नहीं? ऐसे करते थे रिवेट्स में, बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम यहाँ पर क्या 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 करते हैं? सबसे पहले फैक्टर 0.9 का फैक्टर आ गया, ए एन मतलब नेट एरिया। ठीक है, नेट एरिया वैसे निकालोगे जैसे हम रिवेट में निकालते थे। एफ यू मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस, और एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया। ये चीज आपकी मिसिंग थी रिवेट्स में क्योंकि उसमें डब्ल्यूएसएम था, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप एफ वाई यूज कर रहे हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है गामा एम नॉट, ये होता है 1.10। अगर आप एफ यू यूज कर रहे हो अल्टीमेट तो वो होता है गामा एम वन, और वो होता है आपका 1.25। ठीक है, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, बॉक्स बना के कहीं पे लिख लेना है नोट्स में अपने। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? एफ यू। अगर नेट सेक्शन है, अगर नेट है, नेट एरिया, तो नेट एरिया हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस के पास जाके फिर फेल करेगा, तो हम एफ यू लेंगे। अगर आप ग्रॉस एरिया ले रहे हो ए जी, तो उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे एफ वाई, और डिवाइड किससे करोगे? 1.1 से। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। याद है रिवेट में निकालते थे, वैसे ही यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट के लिए हम ग्रॉस एरिया यूज करेंगे, और ग्रॉस एरिया अगर यूज कर रहे हो तो उसके साथ एफ वाई यूज करोगे। अगर नेट एरिया यूज कर रहे हो उसके साथ एफ यू यूज करोगे। ठीक है, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ए एन कैसे निकालते हो? देखो ये एक स्पेशल कंडीशन है, ये आपको दिख रहा है, ये कौन सी रिवेटिंग है? बता सकता है मेरे को किस टाइप की बोल्टिंग है? ये पैटर्न कौन सा है बताओ, ये कौन सा पैटर्न है? देखो यहाँ पर लाइन ऑफ बोल्ट सेम नहीं है, यहाँ पर यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ पे यहाँ शुरू हो रहा है, तो ये किस टाइप की बोल्टिंग है? ये आपकी स्टैगर्ड बोल्टिंग है कि नहीं? स्टैगर्ड बोल्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहला लाइन देखो पहले। ठीक है, इस बोल्ट में और इस बोल्ट के बीच में गेज डिस्टेंस कितना है? G1। इस बोल्ट और इस बोल्ट के बीच में G3। इस बोल्ट और इस बोल्ट के बीच में G4। ठीक है, तो ऐसे आपका गेज है। ठीक है, और पिच ये है आपका। ठीक है, तो यहां पर हम बेसिकली कैसे निकालते हैं नेट एरिया वो मैं दिखाता हूं। बी माइनस एन डी नॉट, वैसे जैसे हम निकालते थे, ये एक फैक्टर प्लस हो रहा है। ठीक है, ये फैक्टर क्या है और ये क्या बता रहा है हमको? देखो हमारा एरिया यहाँ पे क्या माना गया है? ऐसा एरिया माना गया है। ठीक है, ये जिगजैग एरिया हम माना गया है कि इस जिगजैग एरिया के थ्रू ये फेल करेगा। ठीक है, तो अगर ये फेल कर आपको दिख रहा है कि सिर्फ ये लेंथ नहीं है, यहां पर ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ आपकी ज्यादा है, नॉर्मल वर्टिकल लेंथ से ये लेंथ ज्यादा है, तो इसी लेंथ का जो एक्स्ट्रा लेंथ आ रहा है उसी को डिजाइन में लेने के लिए हम लोग ये फैक्टर लेते हैं, जो कि क्या होता है? पी एस स्क्वायर अपॉन 4G। ठीक है, एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर इसी को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, और सिग्मा का मतलब क्या होता है? देखो ये कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स हम पी स्क्वायर अपॉन 4G को ऐड करेंगे। ठीक है, पी क्या है? जो पिच है इस बोल्ट और इस बोल्ट के बीच में, और जी क्या है? जो गेज है इस बोल्ट और इस बोल्ट के बीच में, ये और ये नहीं, ये और ये, फिर उसके बाद ये और ये, फिर ये और ये, फिर ये और ये, ऐसे करके। ठीक है, तो ये है आपका गेज उसमें। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि कभी अगर स्टैगर्ड बोल्टिंग का क्वेश्चन आ गया, उसमें अगर आपको, देखो इसमें तीन कंडीशंस होते हैं। या तो आप मान लो कि आपका बोल्ट ऐसे, आपका रिवेट, आपका जो कनेक्शन है वो ऐसे फेल कर रहा है, ठीक है, तो सेक्शन 1 में तो कोई फैक्टर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें आपने स्ट्रेट लेंथ लिया है। फिर आप मानोगे नहीं, यहां नहीं फेल कर रहा है, यहां फेल कर रहा है, ठीक है, तो सेक्शन 2 हो गया। यहां पर भी वो इस फैक्टर की यूज करने की जरूरत नहीं है। बट सेक्शन 3 क्या होगा, आपका ऐसा फेल कर रहा है वो, और जनरली ऐसे ही फेल करता है, ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो तीन सेक्शन में से जिस भी सेक्शन में आपका ए नेट, जो नेट एरिया है, जिसमें मिनिमम आएगा वही ए नेट आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव था ये समझाने का आपका, कि कैसे एक स्टैगर्ड बोल्टिंग में आप नेट एरिया निकालते हो, और फिर केस कौन से कंडीशंस होते हैं और किस कंडीशन को आप लेते हो, ठीक है। तो बी इज विड्थ ऑफ द प्लेट, टी इज थिकनेस, डी नॉट डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, ठीक है। आपका बोल्ट होल निकालने के लिए बोल्ट में एक ही कॉन्सेप्ट है, 2 mm आप नॉमिनल डायमीटर में ऐड कर दो, तो आपका बोल्ट होल का डायमीटर आ जाएगा। जी गेज लेंथ बिटवीन द बोल्ट होल्स, ठीक है, गेज लेंथ बिटवीन द बोल्ट होल्स, ठीक है, ये गेज लेंथ, ठीक है। पी एस टैगर्ड पिच बिटवीन द लाइंस ऑफ बोल्ट होल्स, ये आपका ये लाइन फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, इनके बीच का जो पिच है, ठीक है। एंड एन नंबर ऑफ बोल्ट, सबको सब पता ही है, ठीक है। और अगर ये स्टैगर्ड नहीं हुआ तो फिर कैसे आएगा आपका ए नेट, वही सिंपल कॉन्सेप्ट, बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। इट मे बी नोटेड इफ देर इज नो स्टैगरिंग, ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे कोई स्टैगर नहीं किया गया है, सीधा चेन चेन बोल्टिंग का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे तो कोई आपका स्लैंट लेंथ तो कोई आ ही नहीं रहा, ठीक है। अगर स्लैंट लेंथ आ नहीं रहा तो आपको ये वाला फैक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग, ठीक है। बियरिंग बोल्ट का हमने यहां पर क्या दिया, यहां पर हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट दिया है, तो प्लेट का कॉन्सेप्ट खत्म। अब आएगा बोल्ट का कॉन्सेप्ट। बोल्ट में दो कॉन्सेप्ट है, आपको पहले ही पता है, शियर कैपेसिटी, बियर कैपेसिटी, ठीक है। तो शियर कैपेसिटी कैसे आएगा, अगर आप जो आपका बेसिकली डिजाइन शियर स्ट्रेंथ है उसको आप डिवाइड कर दोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो आपका डिजाइन शियर स्ट्रेंथ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप बियरिंग कैपेसिटी जो है उसको आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे तो आपका डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आपका नहीं था डब्ल्यूएसएम में, रिवेट्स में नहीं था, बोल्ट्स में है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोनों ही हम एफ यू से निकालते हैं, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 1.25 ही होगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। चलिए, तो आपका सबसे पहली बात शेयर कैपेसिटी आ गया, ठीक है। डिजाइन शेयर कैपेसिटी इज इक्वल टू वी नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ठीक है, वी एन एस बी। एन एस बी का मतलब क्या होता है, नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो नॉमिनल कैसे निकालोगे, नॉमिनल बेसिकली उसका फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है, एफ यू बी मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइडेड बाई रूट 3। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, शेयर फेलियर में हम एक और एक फैक्टर लाते हैं रूट 3 का, ठीक है, इंटू एन इंटू ए एन बी प्लस एन इंटू एस इंटू ए एस बी। अब ये सब क्या है, ए भी बताया था मैंने, आपका थ्रेड्स के पास का एरिया, ए एस बी शैंक के पास का एरिया, ठीक है। और ये क्या है, ये बेसिकली शेयर प्लेन्स है ना, नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स जो आपके पास कर रहे हैं, या तो थ्रेड से या तो शैंक से, ठीक है। शैंक और थ्रेड मैंने पहले बताया क्या है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब ए एस बी क्या होता है, ए एस बी तो बेसिकली शैंक का एरिया है, वो तो सिंपल है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पर ग्रॉस डायमीटर नहीं यूज कर रहे हैं, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ए एन बी आपका बेसिकली ए एस बी से कम होता है, कितना टाइम्स कम, 0.78 टाइम्स कम, ठीक है। तो ये आपका ये डेरिवेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका बेसिकली थ्रेड का जो पिच होता है, मतलब थ्रेड्स के बीच का जो स्पेसिंग होती है उसके हिसाब से निकालते हैं, तो बेसिकली आंसर आपका ये आता है, ठीक है। अब देखो, ये आपका है सिंगल शेयर और ये आपका है डबल शेयर, ठीक है। सिंगल शेयर में देखो एन एन इज इक्वल टू 1, मतलब थ्रेड से पास कर रहा है फेलियर प्लेन, तो थ्रेड्स का शेयर प्लेन 1 हो गया।
बट शैंक के थ्रू कोई भी फेलियर प्लेन पास नहीं कर रहा है, इसलिए एन एस जो है, बेसिकली एन एस जो है वो जीरो हो गया। किसके लिए? इस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा आपका 0.78 इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ यू डिवाइड बाई 1.25 डिवाइड बाई √3। ये आपका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा अगर आपका फेलियर प्लेन जो है वो शैंक से पास कर रहा है। ठीक है, देखो मैक्सिमम कंडीशंस में आगे जाके भी जब एग्जाम्स दोगे आप, उसमें सिंगल शेयर वाला केस ही होता है। तो अगर सिंगल शेयर वाला केस ही होगा तो फेलियर प्लेन हमेशा आपका थ्रेड के थ्रू पास करेगा, और अगर थ्रेड के थ्रू पास करेगा तो ये आपका एरिया होगा, ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस होगा, और ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। ये गामा M1 मैंने पहले ही बताया था, एफ यू के साथ अल्टीमेट के साथ हमेशा गामा M1 आएगा, और √3 आपका शेयर का फैक्टर है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। और अगर डबल शेयर है तो दोनों के थ्रू एक एक शेयर प्लेन पास करेगा, तो ये भी वन हो जाएगा और ये भी वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शेयर कैपेसिटी है बोल्ट का, कैपेसिटी शेयर कैपेसिटी बोल्ट का। ठीक है, अब कुछ रिडक्शन फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हल्का हल्का गाइडेंस दे दूंगा। ठीक है, रिडक्शन फैक्टर कौन से होते हैं? मैंने पहले कहा था, एक अगर जॉइंट बहुत लंबा है, या फिर ग्रिप लेंथ इज लार्ज। ग्रिप लेंथ क्या होती है मैंने पहले ही बताया था, ये आपका मेंबर है, ठीक है, और ये आपका मेंबर है, और ये आपका बोल्ट लगा है। ठीक है, ये आपका बोल्ट लगा है। तो बोल्ट का वो वाला लेंथ जो बेसिकली मेंबर्स के बीच में फंसा हुआ है, उसको हम बोलते हैं ग्रिप लेंथ। तो ग्रिप लेंथ भी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर लंबी हुई तो ऑब्वियसली बात आपको पता है, अगर लेंथ लंबा हुआ तो बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, और बेंडिंग मोमेंट आएगा तो ऑब्वियसली बात है आपका बोल्ट का जो कैपेसिटी है, जो चाहे शेयर का हो चाहे बियर का हो, वो कम हो जाएगा। ठीक है, इफ ग्रिप लेंथ इज लार्ज, इफ जॉइंट इज टू लॉन्ग, इफ पैकिंग प्लेट्स ऑफ थिकनेस मोर देन 6 mm आर यूज। अब पैकिंग प्लेट्स क्या होता है भाई? देखो, ये आपका एक प्लेट आया, ये दूसरा प्लेट आया, तो इनका थिकनेस में ना बहुत डिफरेंस है, और ये आपने यहाँ पे बोल्ट लगाया। ठीक है, आपने यहाँ पे बोल्ट लगाया, तो इनके थिकनेस में बहुत डिफरेंस है, तो हम एक पैकिंग प्लेट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, पैकिंग प्लेट का। ठीक है, जब आपका थिकनेस का डिफरेंस जो होता है मेंबर्स के बीच का जो थिकनेस है उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तब हम पैकिंग प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे हम, बट पैकिंग प्लेट्स का अगर थिकनेस 6 mm से ज्यादा आपको देना पड़े, जिसका मतलब है कि आपका बोल्ट का जो स्ट्रेंथ है आपको किसी फैक्टर से कम करना पड़ेगा। तो अगर लॉन्ग जॉइंट्स हैं तो आपका फैक्टर ये हो गया 1.075 माइनस 0.005 एल जे अपॉन डी। अब एल जे क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट बोल्ट, वो एल जे है। ठीक है, और डी आपको पता ही है क्या है, डी आपका बोल्ट का डायमीटर है, बोल्ट का, नॉट होल का। ठीक है, बोल्ट का। अब रिडक्शन फैक्टर इफ लेंथ इज लार्ज, तो वो क्या होता है 8d अपॉन 3d प्लस एल जी। अब एल जी क्या है? बेसिकली आपका ग्रिप लेंथ, जो बेसिकली ग्रिप लेंथ। ठीक है, इन नो केस एल जी बी ग्रेटर देन 8d। अगर आपका एल जी जो है, जो ग्रिप लेंथ है, वो 5 टाइम्स ऑफ बोल्ट 5 टाइम ऑफ डोमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट ज्यादा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट पर यूज होगा। और किसी भी कंडीशन में आपका जो ग्रिप लेंथ है वो 8d से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मैं आपके इंटरनल एग्जाम्स लूंगा, उसमें इनके अगर एमसीक्यूज हुए तो इसमें ये सब आपके जो वैल्यूज है वो आएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये दो रिडक्शन फैक्टर्स हो गए। तीसरा है, इफ पैकिंग प्लेट थिकनेस मोर देन 6 mm आर यूज्ड देन शेयर कैपेसिटी टू रिड्यूस बाय फैक्टर क्या है? 1 माइनस 0.0125 इंटू टीपीके। टीपीके क्या है? बेसिकली पैकिंग प्लेट का थिकनेस। ठीक है, तो बेसिकली आपको फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला, इस पे आपने अगर तीनों फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पैकिंग प्लेट क्या है, ये आपकी एक मेंबर आया, ये दूसरा मेंबर आया, इसका जो आपको बेसिकली हाइट है वो कम है, तो यहाँ पर हमें पैकिंग प्लेट लगाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, द ओनली पर्पस ऑफ पैकिंग प्लेट ऑल्सो कॉल्ड एज फिलर प्लेट इज टू फिल द गैप बिटवीन मेन स्ट्रक्चरल components such as in double cover butt joint etc. पैकिंग प्लेट डू नॉट टेक एनी स्ट्रक्चरल लोड। ठीक है, पैकिंग प्लेट्स किसी स्ट्रक्चरल लोड के लिए हम डिजाइन नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, पैकिंग प्लेट्स क्या होते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। अब बेयरिंग कैपेसिटी। अब बेयरिंग कैपेसिटी आपका हमने रिवेट में कैसे निकाला था? डी डैश इंटू टी इंटू सिग्मा बी आर, है कि नहीं? बट यहाँ पर इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका डी इंटू टी तो हो ही रहा है,
पर इसके साथ कुछ और भी फैक्टर्स आ रहे हैं, वो क्या फैक्टर्स आ रहे हैं हम समझ रहे हैं। ठीक है, देखो ये आपका फॉर्मूला है, इसको जब आप फैक्टर सेफ्टी से डिवाइड करोगे तो आपका डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। जैसे हमने शेयर में निकाला एफ यू बाई रूट थ्री इंटू एन एन इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी। ठीक है, इसको अगर आप 1.25 से डिवाइड करोगे इंटू एरिया, एरिया तो चलो आ ही गया। ठीक है, अगर 1.2 से डिवाइड करोगे तो आपका बेसिकली क्या आएगा, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, ठीक है, वैसे ही आपका जो नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है उसका फॉर्मूला ये है 2.5 इंटू के बी इंटू डी इंटू टी, तो वही है यहाँ पर टी, टी मिनिमम आएगा। ठीक है, जो आपके प्लेट्स है उनका जो मिनिमम थिकनेस है वो आएगा, और डी आपका बोल्ट डायमीटर है। ठीक है, बोल्ट डायमीटर, डी डैश नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इनटू एफ यू तो को पता ही है, एफ यू है यहाँ पे, एफ यू, एफ यू पी मान लीजिए या तो इसको। ये बेसिकली प्लेट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। मैं आपको बता दूं, आपका जो एफ यू बी होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट वो होता है 400, और जो एफ यू पी होता है जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट वो होता है 410। ठीक है, तो ये आपका कुछ थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने शेयर स्ट्रेंथ में एफ यू यूज किया था वहां पर हम 400 का इस्तेमाल करेंगे, एंड बेयरिंग में जो हम अल्टीमेट स्ट्रेस का यूज कर रहे हैं वो हम 410 यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें एक नया फैक्टर आया, वो है केबी। अब केबी का फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो ये है स्मॉलर ऑफ ई। ई क्या है आपका, बेसिकली एंड डिस्टेंस। ठीक है, एंड डिस्टेंस ई बाई थ्री डी नॉट, डी नॉट क्या है, होल, होल का डायमीटर, यहाँ पे होल का डायमीटर यूज हो रहा है। या फिर पी बाई थ्री डी नॉट माइनस 0.25, या फिर एफ यू बी अपॉन एफ यू, इसको एफ यू पी मान लो। अगर किसी जगह सिर्फ एफ यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो एफ यू पी की बात कर रहा है, बेसिकली अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की बात कर रहा है। ठीक है, एफ यू पी या फिर 1.0। तो ये इन चारों फैक्टर में से जो लीस्ट होगा उस वो हम केबी में यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है मेरे को पता है, बट जो कि आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है बोल्ट का, तो कुछ कुछ चीजें तो अलग होंगी इसमें। ठीक है, तो ये आपका बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है। तो दो चीजें नहीं आ गई, एक तो 2.5 का फैक्टर और दूसरा केबी का फैक्टर, जो हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई आपका क्या है, एच डिस्टेंस, पी आपका क्या है, पिच, एफ यू बी आपका 400, एफ यू पी आपका 410 या फिर 1.0। इन चार में से जो मिनिमम आएगा उसी को हम केबी के वैल्यू में यूज करेंगे। ठीक है, एंड टी क्या है, समेशन ऑफ थिकनेस ऑफ कनेक्टेड प्लेट्स एक्सपीरियंसिंग बेयरिंग स्ट्रेस इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब समेशन ऑफ थिकनेस इसका मतलब क्या है ये हम समझेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम समझेंगे समेशन ऑफ थिकनेस का मतलब क्या है। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका टी मिनिमम ही यूज होता है। ठीक है, जो भी आपका कनेक्टेड प्लेट्स में से जो मिनिमम होगा वो यूज होगा, बट अगर कवर प्लेट्स भी यूज हो रहा है तो कवर प्लेट्स का समेशन या फिर मेन प्लेट का मिनिमम थिकनेस, दोनों में से कोई एक हम यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने देख लिया शेयर स्ट्रेंथ का और बेयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने देख लिया। ठीक है, अभी आपका प्रोसीजर है, डिटरमिन द डिजाइन फैक्टर्ड लोड, जो आपका फैक्टर लोड आ रहा है वो डिटरमिन करो। सेलेक्ट द कनेक्शन विद सूटेबल डायमीटर, आपको एक सूटेबल डायमीटर ऑफ बोल्ट सेलेक्ट करना है। डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन, एंश्योर दैट डिजाइन स्ट्रेंथ इज नॉट लेस देन डिजाइन एक्शन। डिजाइन एक्शन मतलब डिजाइन लोड, अगर डिजाइन लोड है उससे कम नहीं है आपका डिजाइन स्ट्रेंथ, वो आपको एज्यूम करना है, वो आपको मेक श्योर करना है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ बोल्ट होल कैसे पता लगाएंगे, देखो अगर डायमीटर ऑफ बोल्ट ये है, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल ये होगा, अगर 14 है तो 15 होगा। 16 ऑनवर्ड्स मतलब आपका डाया जैसे ही 15 mm के ऊपर हो जाता है उसके ऑनवर्ड आपको बोल्ट होल के लिए 2 mm ऐड करना है। ठीक है, और 30 के ऊपर जाने पे 3 mm ऐड करना है। ठीक है, अगर 14 mm तक है तो बोल्ट होल के लिए 1 mm ऐड करोगे। अब आप 2 mm भी ऐड कर दो, कोई बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा उसको, बट वैसे अगर एग्जैक्ट आपको देखना है तो ये है कि अगर 16 mm से नीचे है बोल्ट का डायमीटर तो आपको 1 mm ऐड करना है बोल्ट होल के लिए। जैसे हम रिवेट में क्या देखा था, अगर 25 mm से कम था, अगर 25 mm से कम था रिवेट का डायमीटर तो आपका डी डैश कैसे निकालते थे, डी प्लस 1.5, और अगर 25 mm से बड़ा था रिवेट में तो आपका डी डैश ऐसे निकालते थे, डी प्लस 2 ऐसे निकालते थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी डिमार्केशन है डायमीटर ऑफ बोल्ट के हिसाब से। ठीक है, एंड फिर एरिया ऑफ बोल्ट एट रूट, रूट मतलब रूट आपका वही होता है, थ्रेड की बात करता है ये। ठीक है, जो थ्रेड होता है उसको हम रूट भी बोलते हैं, तो उसका एरिया क्या है
0.78 टाइम्स ASB। ASB कुछ नहीं है यार, पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर। इससे अगर आप 0.78 मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ थ्रेड या एरिया ऑफ रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंफॉर्मेशन थे, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को एड्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका ग्रेड है। ग्रेड ऑफ बोल्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं? अगर ग्रेड 4.6 है तो इसका मतलब क्या है? इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है वो 400 है, और इससे अगर आप 0.6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एफ यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अगर 4.6 है, यही सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ग्रेड 4.6 इसका मतलब क्या है? इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है बोल्ट का वो 400 है, और इसी से अगर आप 0.6 मतलब बेसिकली ये अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा। ऐसे ही आपका ग्रेड 4.8, 5.6, 5.8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो ग्रेड 4.6 है वही आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर रोल्ड स्टील सेक्शन, बेसिकली बीम सेक्शन यूज कर रहे हो, मैंने पहले ही बताया था आई सेक्शन होता है आपका। ठीक है, आपका टी सेक्शन होता है, आपका एंगल सेक्शन होता है, आपका सी सेक्शन होता है, आईसीटीएल बताया था मैंने। तो ये जो सेक्शंस होते हैं इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपको स्टील टेबल्स में मिलती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टील टेबल्स में आपके स्टील सेक्शंस के प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, जैसे हमने वहां निकाला था वैसे हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? शेयरिंग ऑफ बोल्ट, बेयरिंग ऑफ बोल्ट एंड रप्चर, या फिर नेट एरिया स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। जैसे हमने रिवेट में निकाला वैसे हम यहाँ निकालेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। सॉलिड प्लेट वहां पर भी ग्रॉस एरिया जो होता था उसके हिसाब से हम निकालते थे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इन डिनोमिनेटर ये इज जनरली कैलकुलेट यूजिंग द ग्रॉस एरिया। अगर ग्रॉस एरिया यूज करेंगे तो कैसे निकालेंगे? ग्रॉस एरिया इनटू, बताओ ग्रॉस एरिया के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, FY या FU? फटाफट बताओ। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा? लिखा ही हुआ है मैंने, थोड़ा ध्यान से देखो, अब समझ जाओगे। सर FY। बिल्कुल सही। ठीक है, AG के साथ FY, और FY है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट होता है। ठीक है, तो ये आपको कैसे निकालना है। और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पता है आपको, तीन चीजें निकालनी है आपको इसके लिए: शेयरिंग ऑफ बोल्ट, बेयरिंग ऑफ बोल्ट एंड नेट सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, तो ये आपको चीजें निकालनी है। तीनों में से जो मिनिमम होगा वही होगा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। उसको अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट आ जाएगी। ठीक है, तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर यूनिट एरिया, अगर यील्डिंग है तो आप FY यूज करोगे एंड 1.1 से डिवाइड करोगे। अगर रप्चर है तो 0.9 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ठीक है, स्टील में, LSM में जहां भी आपका रप्चर होता है या नेट एरिया कॉन्सेप्ट आता है वहां पर सबसे पहले तो आपका FU आ जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 हो जाएगा, एंड 0.9 एक चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और आपका 99% आप जो भी पढ़ोगे स्टील में, बीटेक में ही पढ़ोगे आगे जाके, तो वहां पे LSM से ही पढ़ोगे। तो इसलिए LSM की चीजें ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। हेंस स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट गवर्न बाय यील्डिंग, तभी हम FY का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज द स्मॉलर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ शियर एंड स्ट्रेंथ इन बेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग, बेयरिंग, और एक और चीज आती है आपकी नेट एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब फाइंड द एफिशिएंसी। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में सब कुछ निकालेंगे हम लोग। ठीक है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ लैप जॉइंट है, तो शेयर प्लेन एक 1 होगा। अगर शेयर प्लेन 1 होगा तो आपका कहां से पास करेगा? अगर शेयर प्लेन एक ही है तो वो कहां से पास करेगा? थ्रेड से कि शैंक से? फटाफट बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, बताऊंगा नहीं मैं कुछ। थ्रेड से सर। कहां से? थ्रेड से सर। बिल्कुल सही, थ्रेड से पास करेगा। और थ्रेड को एक और चीज क्या बोलते हैं? हम थ्रेड को रूट बोलते हैं। ठीक है, चलिए M20 बोल्ट से, M20 मतलब M20 का मतलब होता है आपका देखो M का मतलब होता है मशीन। ठीक है, मशीन, एंड 20 मतलब उसका डायमीटर। डायमीटर ऑफ बोल्ट है तो ये D हो गया। ठीक है, चलिए ग्रेड है 4.6, तो FU क्या हो गया? 400। FY क्या हो गया? 240। ठीक है, एंड FE 410 प्लेट्स, तो मतलब FUP या फिर FU क्या हो गया? 410। ठीक है, एंड
अल्टीमेट स्ट्रेंथ के साथ फैक्टर सेफ्टी क्या यूज करते हैं, 1.25। मैंने गामा एम वन बोला था, इसको बहुत जगह पे गामा एम बी भी लिखा होता है, और गामा एम ए क्या होता है, गामा एम ए 1.1, जो बेसिकली एफ वाई की तरह यूज करते हैं, एंड गामा एम बी होता है 1.25, जो हम बेसिकली एफ यू के साथ यूज करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेस है तो 1.25, यील्ड स्ट्रेस है सर तो आपकी आवाज बड़ी लो आ रही है सर। अगर अल्टीमेट अगर अल्टीमेट स्ट्रेस है तो 1.25, और अगर आपका यील्ड स्ट्रेस है तो 1.1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आपके चीजें आ गई। अब स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन द जॉइंट पहले देखते हैं, पहले हम नेट सेक्शन एरिया देखेंगे, नेट सेक्शन ऑफ प्लेट जो है उसका स्ट्रेंथ देखेंगे। थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट 20 mm, थिनर प्लेट कौन सा है, दोनों ही 20 है तो 20 mm आ गया। विड्थ ऑफ प्लेट 180 mm, स्टैगरिंग कोई है नहीं, स्ट्रेट है तो PSI 0। नंबर ऑफ बोल्ट होल इन द वीकेस्ट सेक्शन, वीकेस्ट सेक्शन नंबर ऑफ बोल्ट होल कितने हैं, देखो यहाँ पर एक फेल करेगा, आप बोल के तो 6 दिख रहे हैं मेरे को, पर हम लेंगे तो एक प्लेट का फेलियर ना, किसी भी एक प्लेट में एक बार में एक सेक्शन में कितने बोल्ट होल्स हैं, 3। ठीक है, नेट एरिया एट द वीकेस्ट सेक्शन, आपका ये विड्थ हो गया, विड्थ में से एन डी नॉट मतलब 3 टाइम्स ऑफ बोल्ट होल, यहाँ पे बोल्ट होल होगा। ठीक है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, थिकनेस से, तो आपका नेट एरिया का वैल्यू आ गया। ठीक है, नेट एरिया का वैल्यू आ गया। फिर आपके बाद फॉर्मूला पता ही है आपको, नेट एरिया है तो एफ यू आएगा, एफ यू है और नेट एरिया है तो 0.9 भी आएगा, और अगर अल्टीमेट स्ट्रेस है तो आपका 1.25 फैक्टर सेफ्टी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपली हमने सीधा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाल लिया। किस किस कॉन्सेप्ट से, टीयरिंग ऑफ प्लेट से। बेयरिंग और शेयरिंग मैंने पहले ही बताया था, बेयरिंग शेयरिंग और क्रशिंग मैंने पहले ही बताया था, वो आपका बेसिकली प्रॉपर एज और प्रॉपर एंड डिस्टेंस से मेंटेन हो जाता है, तो उसको हम लेते नहीं है। ठीक है, चलिए, तो टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आ गया हमारा। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं, देखो बोल्ट तो 6 के 6 के साथ काम करेंगे ना, तो इसलिए नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं, 6। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स एट थ्रेड वो तो 1 है, बट नंबर ऑफ शेयर प्लेन एट शैंक 0 हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितने हो गए, 1 × 6। आप बोलोगे सर आपने कहा था शेयर प्लेन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, बट यहाँ पर एक बोल्ट की बात नहीं कर रहे, हम 6 बोल्ट की बात कर रहे हैं, तो हर एक सिंगल बोल्ट के लिए नंबर ऑफ शेयर प्लेन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। बट अगर हर एक बोल्ट के लिए एक शेयर प्लेन है तो 6 बोल्ट के लिए कितने हो गए, 6 शेयर प्लेन। तो टोटल आपका स्ट्रेंथ जो है कनेक्शन का, वो आप 6 टाइम से मल्टीप्लाई करके निकालोगे। ठीक है, अब या तो ऐसे कर लो, या तो एक ही बोल्ट का स्ट्रेंथ निकाल लो और उसको लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए, तो शेयर आपका थ्रेड का एरिया कैसे निकालोगे, 0.78 का फैक्टर आएगा, पाई/4 डी स्क्वायर, डी क्या है आपका, नॉमिनल डायमीटर, ध्यान रहे, नॉमिनल डायमीटर, रिवेट की तरह, आप रिवेट की तरह ग्रॉस डायमीटर मत मल्टीप्लाई कर देना, गलत कर दूंगा मैं। ठीक है, तो आपका थ्रेड का एरिया आ गया, रिडक्शन फैक्टर कोई नहीं है तो सारा 1 है, तो नॉमिनल स्टेशन कितना आ गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आता है नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ में, √3 का फैक्टर भी आता है, यह ध्यान रखना, 6 × 245 आपका एरिया ऑफ थ्रेड है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली शेयर स्ट्रेंथ आ गया, पर ये नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ है। डिजाइन कैसे निकालोगे, फैक्टर 50 से डिवाइड करके, तो ये आपका 271.586 आ गया शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। आपका नेट एरिया का स्ट्रेंथ जो आया था प्लेट का, वो 600 के आसपास आया था, तो अब जैसी बात है वो तो गवर्न करेगा नहीं। तीसरा, बेयरिंग का फॉर्मूला है 2.5 KB इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू। अब आप बोलोगे सर ना हमें एज डिस्टेंस पता, ना हमें पिच पता, ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा, देखो डायग्राम देखो ना, डायग्राम में ये आपका समझ लो फोर्स लग रहा है, तो ये आपका पिच हो गया 60, और ये हो गया एंड डिस्टेंस। ठीक है, आप बोलोगे सर यहां पर तो अगर देखा जाए फोर्स तो ऐसा लगना चाहिए, ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसा लग रहा है फोर्स, तो ये कैसे पिच हो गया, ये तो फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो देखो ये छोटी मोटी गलतियां होती है बुक्स में, ठीक है, कि आपका पी का डायरेक्शन बताया नहीं होता है, और अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो पी का डायरेक्शन ये होना चाहिए, ठीक है, बट कॉमन सेंस लगाओ मत इसमें। ठीक है, आप बस ये सोचो कि पी ऐसे लग रहा है आपका, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस तो नहीं गिवन ना, अगर ये डिस्टेंस नहीं गिवन तो पिच कैसे निकालेंगे फिर हम। ठीक है, बट अगर गिवन हो तो
ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे 60 mm। ठीक है, 60 mm बुक्स पे 60 mm यहाँ पे एडेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसको। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हम पी मान सकते हैं, और इसके हिसाब से इसको हम पिच मान सकते हैं। ठीक है, बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में ये वाला आपका कभी कभी ये वाला वैल्यू गिवन नहीं रहता है। तो अगर सिर्फ ये वाले वैल्यूज गिवन हो तो आप एज्यूम कर लेना कि पिच और गेज दोनों ही सेम है। ठीक है, पिच और गेज दोनों ही आपके सेम है, ये एज्यूम कर लेना। बहुत सारे डिजाइन में नॉर्मली पिच और गेज को सेम ही माना जाता है, इसलिए हम जो भी गेज की वैल्यू गिवन होती है वही पिच की वैल्यू मान ली जाती है। ठीक है, तो एच डिस्टेंस कितना है, 30 आ गया। ठीक है, डी नॉट कैसे निकालोगे, डी नॉट डी प्लस 2 mm, क्योंकि ये 16 mm से ज्यादा है, तो आ गया 22। ठीक है, तो ये आपका ये वाला वैल्यू आ गई। दूसरी, पी अपॉन 3d नॉट माइनस 0.25, ये वाली वैल्यू आ गई। फिर एफ यू बी अपॉन एफ यू, ये आ गई। फिर ये आ गई। तीनों में से कौन सा मिनिमम है, ये मिनिमम है, इसको हम ले लेंगे। 2.5 पता है, ये फैक्टर आ गया। डी 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 डैश नहीं है, डी है यहाँ पे। ठीक है, इंटू टी इंटू 410, ये इंपॉर्टेंट है, 400 नहीं 410। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट यूज किया है हमने, तो ये आपका आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो ये आ गया। ठीक है, अब केम आउट टू बी लेस देन इट शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ हमारा 200 के आसपास आया था, ये आया है 149 के आसपास। देयरफॉर बोल्ट वैल्यू रिवेट वैल्यू क्या थी, रिवेट वैल्यू थी मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। वैसे ही बोल्ट वैल्यू क्या है, मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो ये आपका शेयर स्ट्रेंथ से कम आया है, तो बेसिकली आपका बेयरिंग स्ट्रेंथ ही बोल्ट वैल्यू बन जाती है। और अगर बोल्ट वैल्यू आपकी नेट एरिया स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट से भी कम आया, तो वही बेसिकली बोल्ट वैल्यू ही बेसिकली आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बन जाता है। चलिए, तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगा, 6 इंटू जितना आपका बोल्ट वैल्यू आया है वो आपका आ गया डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, अब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन जॉइंट 271, ये आया डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन जॉइंट। कैसे, देखो, यहाँ पर आया था 271 शियर स्ट्रेंथ, ये 6 बोल्ट का आया था। ये बेयरिंग स्ट्रेंथ एक बोल्ट का आया है, 1 बोल्ट का। ठीक है, ये मैं काट दूंगा, ये जो हमें रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये हमारा बेयरिंग स्ट्रेंथ 1 बोल्ट का आया था, एक बोल्ट का। ठीक है, तो 6 बोल्ट कैसे आएगा, बेयरिंग स्ट्रेंथ इंटू 6 करोगे, तो इंटू 6 किया तो हमारा ये बेसिकली किससे ज्यादा आ गया, शेयर स्ट्रेंथ से ज्यादा आ गया। तो शेयर स्ट्रेंथ जो होगी बोल्ट की, वही हमारी गवर्निंग वैल्यू हो गई, बोल्ट वैल्यू की भी और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की भी। ठीक है, एफिशिएंसी के लिए स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आ गई हमारी 271। इसके बाद क्या चाहिए हमें, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट कैसे निकलेगा हमारा, ग्रॉस एरिया क्या होगा, 180 विड्थ है, 20 mm थिकनेस है, मल्टीप्लाई किया, ग्रॉस एरिया निकल आया, इंटू एफ वाई इंपॉर्टेंट। ग्रॉस एरिया के साथ हमेशा एफ वाई आएगा तो 1.1 आएगा। ठीक है, 1.1 डिवाइड मल्टीप्लाई किया, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आ गया, दोनों को डिवाइड किया, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट आ गई। ठीक है, देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज मिनिमम ऑफ बोल्ट वैल्यू, जो कि मिनिमम ऑफ शेयरिंग एंड बेयरिंग ऑफ बोल्ट होता है, एंड द नेट एरिया रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, ये मैं हटा दूंगा वहां से। ठीक है, ये जो पार्ट है ये रॉन्ग है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। अरे भाई, क्या इमरजेंसी आ गई भाई, सब फोन कर रहे हैं, पहले तूने फोन, पहले तब तू फोन कर रहा है, पहले बाबूल ने फोन किया, वो कह रहा है। बोल।
किस बाबू सर ने तेरे को भी कॉल किया था क्या? क्यों? क्यों? किस चीज का काम है? तो हम क्यों जाए? अब बोलने दे उसको, मैं तो क्लास ले रहा हूँ अभी। हाँ, बाबू सर फोन कर रहे हैं मेरे को। कॉल करके देख ले उनको, मैं क्लास करता हूँ ओवर, फिर देखते हैं। ठीक है। चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था ये। ठीक है। तो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इफ इन द प्रीवियस एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ लैप बट जॉइंट, इसमें ठीक है बट जॉइंट बना रहे हैं हम यहाँ पे। बट जॉइंट को पता है क्या होता है? ठीक है। यूजिंग टू कवर प्लेट, टू कवर प्लेट, तो कितना शेयर प्लेन हो गया? दो शेयर प्लेन हो गए। एक शेयर प्लेन किससे पास करेगा? शैंक से। एंड दूसरा शेयर प्लेन किससे पास करेगा? थ्रेड से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कवर प्लेट्स ईच ऑफ साइज 12 mm एंड 6 नंबर ऑफ बोल्ट्स ऑन ईच साइड। दोनों साइड में 6 नंबर ऑफ बोल्ट्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। चलो हम देख लेते हैं। इन दिस केस स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बेयरिंग आर सेम। आप स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट तो सेम ही होगा। ठीक है, सब निकाला था। ठीक है, बट शेयर में डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि शेयर प्लेन्स आपके डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने शैंक का एरिया निकाला, वो सिंपल है, निकल आया। फिर हमने थ्रेड का एरिया निकाला, वो भी सिंपल है। ठीक है, 0.78 का फैक्टर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। नॉमिनल स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा? एफ यू बी अपॉन रूट थ्री इंटू एन 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 इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी। ठीक है। तो शेयर प्लेन्स हर एक में एक है और 6 बोल्ट्स हैं, तो ये 6 हो गए। ठीक है। कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 1 लिखो, बाहर 6 लिख देना क्योंकि 6 बोल्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे लिख लो, या तो आप बोलो सर शेयर प्लेन, हाँ ऐसे सही है, ऐसा सही लग रहा है ना? तो एक शेयर प्लेन पास करेगा आपका शैंक से, और एक शेयर प्लेन पास करेगा थ्रेड से। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। और उसको अगर 1.25 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ इन बियरिंग, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग तो आ गई थी आपकी। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है, और ये आई थी प्लेट की, जो प्लेट का हमारा नेट एरिया का जो फोर्स आया था। ठीक है, तो इनमें से मिनिमम फिर से कौन सा हो गया? शेयर वाला ही। ठीक है। सिंस टोटल थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इज 2 × 12 = 24, है ना? ये 12 का, ये 12 का, और दोनों एक साथ काम करेंगे तो टोटल थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी हो गई? कवर प्लेट 24 mm, विच इज मोर देन थिकनेस ऑफ द प्लेट। थिकनेस ऑफ द प्लेट कितनी थी? 20 mm, है ना? तो हम इसको मानेंगे टी मिनिमम। ठीक है, इसको हम टी मिनिमम मानेंगे। ठीक है। तो डिजाइन स्टीयर्स, तो आपका तो इसमें भी आपका बेसिकली जो बेयरिंग स्ट्रेंथ है वो मेन प्लेट की थिकनेस से ही आएगी। तो अगर मेन प्लेट की थिकनेस से ही आएगी तो उसका भी स्ट्रेंथ बेयरिंग में सेम ही आएगा। ठीक है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ इन बेयरिंग, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ये आ गई। ठीक है। फिर सॉलिड प्लेट, एफ वाई अपॉन 1.1 इंटू टोटल एरिया, ये आपका आ गया स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट आपकी आ गई 75.76। देखो, डबल कवर बट जॉइंट की एफिशिएंसी डबल से भी ज्यादा आई है लैप जॉइंट के। तो अब वैसे बात, डबल कवर बट जॉइंट इज बेटर देन लैप जॉइंट। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जांपल नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन को आज की क्लास को एंड करेंगे। ठीक है। क्वेश्चंस मैं सारे दे दूंगा, इसमें टोटल 5 या 6 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन सारे दे दूंगा पीडीएफ में, आप उस पर देखते रहना, और इसमें डाउट रहेगा मुझसे पूछना। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट है, शेयर प्लेन कितना होगा फटाफट बताओ, कितने शेयर प्लेन्स होंगे? दो। एक पास करेगा शैंक से, एक पास करेगा थ्रेड या उसको बोल लो रूट से। ठीक है, एन एस एन एन, इसके, ठीक है। चलिए, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट आल्सो। M20 बोल्ट है, ग्रेड 4.6 है, आपको पता है इससे कैसे हम लोग डी और एफ यू तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट, एक बोल्ट इन शेयर, डबल शेयर है, एक जाएगा शैंक में, एक जाएगा थ्रेड में। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया शेयर का। ठीक है। फिर ये नॉमिनल स्ट्रेंथ है, डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए फैक्टर सेफ्टी से डिवाइड, डिजाइन स्ट्रेंथ आ गया। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, पूरा जॉइंट का है तो कितने कितने बोल्ट्स हमारे पास एक साइड में? एक साइड में हमारे पास
6 बोल्ट्स है, 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आप बोलोगे सर ये बताओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये यहाँ पर तो आपने 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि बट जॉइंट है ना बेटा, तो यहाँ पर एक प्लेट में ये है, पर लैप में क्या होता है, लैप में ऐसा लगता है, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है। तो लैप में हम लोग टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स मानते हैं, ठीक है। जैसे ये लैप था आपका, लैप में देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो बेसिकली एक ही प्लेट के ऊपर ये वाला भी एक रो है, ये वाला भी एक रो है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स 6 माने, ठीक है, 3 और 3, ठीक है। बट यहाँ पर आपका एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो इस प्लेट पे 6 और इस प्लेट पे 6 है, तो यहाँ पर हम 12 नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मान लिया, तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इन डबल शियर आ गया। फिर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इन बियरिंग, के बी इज द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ई बाई 3d0, पी बाई 3, बियरिंग के लिए के बी निकालना है आपको, ठीक है। एंड के बी के लिए आपको पिच गिवन है, एंड डिस्टेंस भी गिवन है, ठीक है। फटाफट बताओ पिच क्या है एंड डिस्टेंस क्या है इसमें। एंड डिस्टेंस कितना आ रहा है डायग्राम देखकर, एंड डिस्टेंस है हमारा 40 mm एंड पिच हमारा है 60 mm, ठीक है। तो ये दोनों आ गया, डी नॉट भी आ गया, तो ये हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। 4 फैक्टर्स हैं आपके, 4 में से जो मिनिमम आएगा वो हमारा फैक्टर आ गया 0.6061, ठीक है। फिर बेरिंग में कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स 6, 2.5, के भी आ गया फैक्टर, इंटू डी 20, इंटू टी, टी मिनिमम है, ठीक है, टी मिनिमम आपका 16 mm है, ठीक है, 16 mm, एंड 410 आपका एफ यू पी, तो ये आपका आ गया। एंड इसको डिवाइड करोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो ये आपका आ गया डिजाइन स्ट्रेंथ इन बियरिंग, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन जॉइंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच बोल्ट ये आ गया। तो ये आपका बेसिकली बोल्ट वैल्यू हो गई, क्योंकि आपका जो बियरिंग का स्ट्रेंथ है वो से ज्यादा आया है, तो बोल्ट वैल्यू आपकी आ गई 609.886, ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या देखेंगे हम, देखो सेक्शन 1 1 है, इसमें एक ही बोल्ट है, सेक्शन 2 2 इसमें 2 बोल्ट है, सेक्शन 3 3 इसमें 3 बोल्ट है, ठीक है। पर आपको एक और चीज समझना है कि आपका एक बोल्ट का स्ट्रेंथ कितना था, 1033.103314, इतना न्यूटन इसका फोर्स, इतना वो ले सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब इसका स्ट्रेंथ निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात तो नेट एरिया, नेट एरिया आएगा तो 0.9 आएगा, एंड नेट एरिया आएगा तो एफ यू आएगा, एफ यू आएगा तो 1.25 आएगा, ठीक है। तो नेट एरिया कैसे निकलेगा, 200 है, 200 में से आपने एक बोल्ट होल का एरिया माइनस किया एंड डिवाइड किया 1.25 से, आपका ये डिजाइन स्ट्रेंथ आ गया नेट सेक्शन एरिया का सेक्शन 1 1 में। सेक्शन 2 2 में क्या करना है आपको, देखो व्हेन दिस सेक्शन फेल्स, बोल्ट इन सेक्शन 1 1 आल्सो हैज टू फेल, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर देखो 2 2 में एरिया कम है, 1 1 में एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो अगर 2 2 फेल कर गया मतलब फेलियर यहाँ तक पहुंच चुका है, पहले यहाँ पे फेलियर होगा फिर यहाँ पे फेलियर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बोल्ट कुछ लोड ले चुका है, उसके बाद यहाँ पर लोड गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर फेल हो रहा है इसका मतलब है कि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शेयरिंग शेयरिंग का स्ट्रेंथ लगा, उसके बाद यहाँ पर आपका फोर्स गया है, ठीक है। तो when this section fails, bolt in section 1 1 also has to fail. In other words, bolt at section 1 1 has already transferred a force of 103314 न्यूटन to cover plates. इसका मतलब क्या है, इसने अपने शेयर के थ्रू ऑलरेडी कवर प्लेट्स पे कुछ लोड ट्रांसफर कर दिया है, तो इसलिए सेक्शन 2 2 का हम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, 0.9 एफ यू ये तो पता है, नेट एरिया, ठीक है, थिकनेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये तो आ गया, प्लस शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 1, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 1, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं भी करोगे तो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हो उस कॉन्सेप्ट को, आप ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, ठीक है। पर आप थ्योरेटिकली अगर आप जाते हो बिल्कुल डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो उसमें ये पता लगता है कि अगर नेट एरिया यहाँ पे फेल कर रहा है, तो नेट एरिया फेल तभी करेगा जब पहले ये अपना लोड ट्रांसफर कर देगा कवर प्लेट पे, ठीक है। तो अगर हम सेक्शन 2 2 पे निकालते हैं तो हमें शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 1 बी, मतलब बोल्ट वैल्यू, बेसिकली शेयर स्ट्रेंथ मत मानो, बोल्ट वैल्यू ऑफ बोल्ट प्रीसीडिंग द सेक्शन, बेसिकली एक बोल्ट प्रीसीड कर रहा था सेक्शन को, तो उसका हमें बोल्ट वैल्यू प्लस करना पड़ेगा। ये थोड़ी थोड़ी सी बात समझनी थी आपको, नहीं समझ में आ रही, मुश्किल लग रही है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली बस इतना पार्ट निकाल के दे दो मुझे, उससे भी काम बन जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जब अगर आप 3 3 पे कर रहे हो तो फिर 3 बोल्ट्स का आपको बोल्ट वैल्यू प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। तो प्लेट स्ट्रेंथ प्लस स्ट्रेंथ ऑफ 3 बोल्ट्स। ठीक है, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, और ये एक एडिशनल चीजें यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन जॉइंट कितनी आ गई? 840.133। कौन सा? 840.133 ये आ गई। ठीक है, क्योंकि तो तीनों का मिनिमम है वही आएगा, तो 840.333 आ गई। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन जॉइंट आ गई। ठीक है, उसके तो ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ नेट एरिया ऑफ प्लेट है, और बोल्ट वैल्यू क्या थी? 619। तो ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो गया फिर। ठीक है। तो ठीक है, अब मैक्सिमम डिजाइन फोर्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड सेफली, मैक्सिमम डिजाइन फोर्स पूछा है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इस चीज को 1.5 से फिर से डिवाइड करेंगे, तो फिर वो मैक्सिमम डिजाइन फोर्स आएगा। तो ये मैक्सिमम डिजाइन फोर्स, ये है वो मैक्सिमम डिजाइन फोर्स जो कि ये कनेक्शन सस्टेन कर सकता है। ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए। जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं वो मैं पीडीएफ को दे दूंगा, आप गो थ्रू कीजिए उसको। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना। बाकी नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट रहा तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाकी मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा इस हफ्ते, तो मैं आज दोपहर को लूंगा या फिर कल शाम को लूंगा या फ्राइडे को लूंगा, वो मैं आपके सीआर को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। एक मिनट रुको, एक चीज रह गई थी। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स जैसे में ट्रांसफर्ड, ये तो आ गया। ठीक है। फिर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, डिजाइन हमें एफिशिएंसी भी निकालनी थी। तो आपका ये आपका आ गया ग्रॉस एरिया, ये ग्रॉस एरिया आ गया, ये एफ वाई है, डिवाइडेड बाई 1.1। तो ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट आ गया। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितनी आई थी? 619 आई थी। एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट आया है 727 इंटू 100। तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट आ गई आपकी। ठीक है, ये आपकी आ गई एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट भी आ गई हमारी, तो वो भी निकालना यहाँ पे सीख लिया। ठीक है। तो इसके इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं आप एक बार उसको देखना, बहुत हार्ड नहीं है, मैं आपको पीडीएफ में शेयर कर ही दूंगा वो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुको, मैं इसको स्टॉप करता हूँ।